द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, कल आए बंगाल नतीजों में मुंह की खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से औंधे मुंह गिरी है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है दोस्तों, जिसके नतीजे न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि सूबे में योगी की सरकार और यहां तक कि मोदी की साख, इन सभी के लिए एक बड़े सेटबैक, एक बड़े सदमे की तरह है। कैसे, वो हम आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन पहले यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई यह खबर पड़ी है। लिखा है आज तक ने, जाटलैंड में दिख रहा किसान आंदोलन का असर, बीजेपी को भारी नुकसान। मतलब साफ है, देश में कोरोना की आड़ में जिस तरह से 3 कृषि कानून लाए गए, आप सब ने देखा। उसके बाद जिस तरह से देश के अन्नदाता को ठगने का काम हुआ है इस देश में, उन्हें अपना घर बार, खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर भरी दोपहरी में सर्द रातें काटने के लिए मजबूर किया गया, जिनके खिलाफ हर दिन ना जाने कितनी ही साजिशें रची गई। कभी इन्हें खालिस्तानी कहा गया, कभी इन्हें आतंकवादी कहा गया। पंचायत चुनाव में उन्हीं किसानों ने वोटर बनकर ऐसा मजा चखाया, ऐसा बदला लिया कि सत्ता नशीनों को उनकी हैसियत याद दिलाती। तभी तो मंत्री और विधायक भी घर गांव में अपनों को नहीं जिता सके। मसलन हिंदुस्तान की यह खबर पड़ी है। लिखा है इसमें, मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भतीजे गांव में प्रधान पद का चुनाव हार गए। निकटतम प्रतिद्वंदी ने मंत्री के भतीजे को 201 वोटों से हरा दिया। इसी तरह से बस्ती जिले के हरैया में, यह हरैया विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी विधायक अजय सिंह की सगी भाभी कविता सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए। ये दोनों खबरें कल शाम से ही सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है, खूब चल रहे हैं। वहीं देखिए, खबर यह भी है कि पश्चिम यूपी के बागपत की ज्यादातर सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है। हेमा मालिनी के संसदीय क्षेत्र मथुरा के आप हालात देखिए, यहां पर आधी सीटों पर बीजेपी काफी पीछे है। अब इस खबर को कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि किसानों ने जाट मुसलमान गठजोड़ कर बीजेपी का खेला कर दिया पंचायत चुनाव में। जानकारों के मुताबिक इस बार जाट और मुस्लिम वोट भी पंचायत चुनाव में कई जगहों पर साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, और यही बीजेपी के लिए किसी 440 वोल्ट के करंट की तरह है, और इसका असर जाहिर है आने वाले विधानसभा चुनाव तक रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर भारत, समूचे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। यानी लोगों का भरोसा जो है वो अब योगी, मोदी, बीजेपी से हटकर अखिलेश यादव की तरफ उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो चला है। लग रहा है कि विधानसभा में की गई भूल का सुधार पंचायत चुनाव में जनता कुछ इस तरह कर रही है, और अखिलेश भी बखूबी इस बात को समझ चुके हैं। लिहाजा अब अपने चाचा के साथ मिलकर बीजेपी का कई जगहों से पत्ता साफ कर चुके हैं। यकीन ना हो तो भी खबर पड़ी है, 24 में से 18 सीटों पर सपा प्रसपा आगे, यानी कि शिवपाल यादव की पार्टी। तो एक तो किसान आंदोलन सबसे बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का समूचा किसान इकट्ठा हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर, जो अभी भी वहां पर मुस्तैद है, उसे किस तरह से हटाने और खदेड़ने का प्रयास किया गया था, कोशिश की गई थी, कीलें बिछा दी गई थी, बाकायदा छावनी में इलाका तब्दील कर दिया था। वो तस्वीरें आज भी जहन में जिंदा हैं। किसानों ने अपने नेता को रोते हुए देखा था पहली बार, उसी का बदला लिया है किसानों ने। उधर कोरोना महामारी में जनता को मौत के मुंह में धकेलने का जो काम किया है, उसे कैसे भला भुलाया जा सकता है? आप ही बताइए, क्या जनता ऐसी सरकार चुनना चाहेगी जो उन्हें बेहतर अस्पतालों में पहुंचाने की जगह पर शमशानों में पहुंचा दे? क्या ऐसी सरकार चुनना चाहेगी जो ऑक्सीजन की जगह पर, दवाइयों की जगह पर कब्रिस्तानों की कतार में खड़ा करा दे? ये सब उसी का बदला है, रिवेंज है, और ये बदला यहीं खत्म नहीं होने वाला, ये हम पहले भी कह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की चूल्हे हिला देने के लिए जनता तैयार बैठी है। अब उसे बस इंतजार है तो आने वाले विधानसभा चुनाव, जो कि अगले साल होने हैं। विधानसभा की सूरत और सीरत बदलने की आवाम ने ठान ली है, ये दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल और यूपी पंचायत चुनाव तो अभी सिर्फ झांकी है, ये तो जनता ने महज अंगड़ाई भर ली है। असली लड़ाई दोस्तों यूपी चुनाव है, और उसके बाद देश की हुकूमत तो उसको बदलने की बारी।
इन सब के बीच आपका ध्यान कुछ और चुनाव की तरफ भी ले जाना चाहते हैं जिस पर शायद आपने नोटिस ना किया हो। देखिए कैसे हाल में उपचुनाव और निकाय चुनाव तक में लोगों का भरोसा बीजेपी से उठता जा रहा है। वहां से बीजेपी का कैसे सूपड़ा साफ हो रहा है। मसलन एमपी के दमोह विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों को ही देख लीजिए। यहां कांग्रेस के प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन जिन्होंने बीजेपी के राहुल लोधी को हरा दिया। सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात यह कि 2018 से पहले 28 साल तक इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा था। वहीं राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 2 पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है दोस्तों। वहीं सबसे बड़ी खबर तो दक्षिण भारत से आई है, जहां 2 दिन पहले आए कर्नाटक निकाय चुनाव ने जनता ने यहां पर बीजेपी का खेला कर दिया। बीजेपी को बुरी तरह से हराकर कांग्रेस ने 10 में से 7 पर कब्जा कर लिया। इनमें बीजेपी के हिस्से महज 1 सीट आई है और ये सब कर्नाटक और बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते कोरोना के कहर के बीच हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो क्या है देश के प्रधान सेवक या सीधे सीधे कह लीजिए नरेंद्र मोदी की ये हार, क्या इसको नहीं माना जा सकता? लोकसभा से लेकर विधानसभा और यहां तक कि निकाय चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़ती है बीजेपी। हम सिर्फ चुनावी हार की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये बात नैतिक हार की भी है। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था दोस्तों, और ममता बनर्जी को परास्त करने के लिए गलत सही का भेद भुला बैठे थे। चाहे फिर वो दीदी ओ दीदी कहकर उन्हें चिढ़ाना और अपमानित करना हो। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन ने बंगाल के चुनावी नतीजों पर अपनी राय कुछ इस तरह से ट्वीट किया और ध्यान से आप देखिए पत्रकार का कहना है, आवारा लड़कों की तरह दीदी दीदी पुकारने वालों को बंगाल ने बताया कि दीदी को कैसे आवाज देते हैं, कैसे सम्मान देते हैं। बंगाल के चुनाव बीजेपी के राजनीतिक और वित्तीय अपव्यय के लिए ही नहीं बल्कि उसकी अभद्र भाषा के लिए भी याद किए जाएंगे। ममता अपनी सारी आक्रामकता के साथ बावजूद इंसान लगती रही। समझा आपने, इंसान लगती रही। साफ है कि मोदी ने मां माटी मानुष वाले प्रदेश में दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी को अपमानित करने का काम किया और बंगाली मानुष ने इसका जवाब वोट की चोट से दिया। आपको बता दें कि ईंट का जवाब पत्थर से, कहावत आपने सुनी है। कुल मिलाकर यही हुआ है पश्चिम बंगाल में और यही हुआ है उन तमाम राज्यों में जहां जहां पर साथ साथ में उपचुनाव हुए या कुछ दिन पहले निकाय चुनाव हुए। और लगातार जो सत्ता की बागडोर है, सत्ता की जो डोर है बीजेपी के हाथ से फिसलती जा रही है। मैं फिर दोहराऊंगा, ये सिर्फ अभी झांकी है, ये जनता ने महज अंगड़ाई भर ली है। और पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, ये बीते हाल के जो उपचुनाव और निकाय चुनाव में जिस तरीके का रुझान आ रहा था, उसका एक कुल मिलाकर एक बड़ा रूप देखने को पश्चिम बंगाल में मिला है। लेकिन इससे भी बड़ा रूप आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा के और उसके बाद देश की लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें देखने को मिलेगा। तो जाहिर है जो लोकप्रियता है, जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ, मोदी मैजिक जो कहा जाता रहा अब तक कि मोदी का ये करिश्माई नेतृत्व, करिश्माई चेहरा, वो कहीं ना कहीं ग्राफ अब नीचे आता जा रहा है। अर्थशास्त्र का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है कि सबसे ऊपर जाकर के अब सबसे नीचे की ओर अब बारी आ गई है इनकी। तो अब लगातार नीचे की तरफ डिक्लाइन मोड में पूरी बीजेपी जा रही है, क्योंकि जिस मोदी के आसरे ऊपर चढ़ने की अब तक कोशिश की गई थी, उसी मोदी के सहारे, अब उसी मोदी नेतृत्व के सहारे अब बीजेपी ढलान की तरफ आती दिखाई दे रही है। ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति और किसी भी तरह से सत्ता हथियाने की कोशिश करती रही बीजेपी। अब जनता जो है एक तरीके से इस सब खेल को समझ चुकी है। जैसे बंगाल में खेला हुआ उसी तरीके से देश के अन्य राज्यों के होने वाले चुनाव उपचुनाव में भी खेला हो रहा है। और आगे आगे देखिए होता है क्या। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।